नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां केंद्रीय बजट पर एक संगोष्ठी हुई आयोजित। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार कर कमेटी का किया गया गठन। और अंत में चर्चा होगी कन्नौज की, जहां कन्नौज पुलिस ने सीमा में प्रवेश पर रोक लगाया, धरना किया निषिद्ध। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आज महाजन भवन आगरा में भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट 2024-25 पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल एवं राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा राधा मोहन अग्रवाल ने संबोधित किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, MLC विजय शिवहरे, विधायक धर्मपाल सिंह, विधायक GS धर्मेश, कार्यक्रम संयोजक राहुल सागर, सह संयोजक रोहित कत्याल, महानगर भाजपा कार्यकारिणी उपस्थित रहे। सिविल एन्क्लेव कहो बनने के लिए जितनी जमीन की जरूरत है उसका अधिग्रहण पूरी तरह किसानों को रेट का 4 गुना पैसा उनके खाते में दिया जा चुका है। डिमार्केशन और पजेशन भी प्रशासन ने दे दिया। सिविल एन्क्लेव बनने के लिए टेंडर प्रोसीजर भी, इसमें L1 लखनऊ की कोई कंपनी है जिनका अनुभव मेट्रो बनाना और एयरपोर्ट बनाना है, उनको अवार्ड हो चुका है। एक बाधा है, वैसे बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, वो ये है कि लगभग 350 पेड़ उसमें आते हैं। उसमें कुछ एयरफोर्स के हैं और कुछ नागरिकों के हैं, कुछ सरकारी है। आगरा प्रशासन ने थोड़ी गलती की है। कार्यकर्ताओं का मनोबल न रहा होता तो माननीय प्रधानमंत्री दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, अकेले, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने लोकतांत्रिक माध्यम से, तानाशाही व्यवस्था में नहीं, रूस और चीन की व्यवस्था में नहीं, मुस्लिम राज्यों के उन राजशाही व्यवस्था में नहीं, जनता के द्वारा चुन करके पंडित नेहरू के बाद इस देश के इतिहास में माननीय मोदी जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जनता ने ऐतिहासिक मतों से विजयी बना करके भेजा है। यह विजय के 2 ही कारण है। एक, मोदी जी की नीतियों में जनता का अटूट विश्वास, और 2, आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गावा बाजार स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में विस्तार कमेटी के गठन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अजय सिंह ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। बैठक में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने बताया कि हम लोगों ने एक विस्तार कमेटी का गठन किया है, जिसमें युवा मोर्चा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन किया गया है। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर हमें यहां से जीत दिलाने का, कठोर परिश्रम कराने का काम करेंगे व हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मौके पर विनय सिन्हा, सोनू कुमार, मंसूर आलम, इजराइल अली आदि कई झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग गांव प्रखंड कमेटी की बैठक की, कुछ विस्तार कमेटी को लेकर के किए हैं, जिसमें अभी गांव पंचायत का युवा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन हुआ और सिरुआ पंचायत का अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन हुआ है। अनुसूचित मोर्चा का गठन अभी करने जा रहे हैं। खास करके संगठन विस्तार को लेकर के ही आज की बैठक की है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। गावा प्रखंड सभागार में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मेगा विधायक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल जज साक्षी श्रीवास्तव और सिविल जज महबूब आलम उपस्थित हुए। सर्वप्रथम साथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान जज ने शिविर में उपस्थित लोगों को कानूनी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, बाल विकास परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। जिला जज के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, अंचलाधिकारी अविनाश रंजन, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह आदि लोगों ने मौके पर स्टॉल का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों की ओर से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये है कि आप सभी के बीच में जागरूकता फैलाना है।
जागरूकता सिर्फ इससे संबंधित नहीं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको उसके साथ साथ लॉ से संबंधित क्या क्या आप बेनिफिट्स ले सकते हैं उसके बारे में भी बताना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वृद्धा पेंशन योजना है और विधवा पेंशन योजना है, घर संबंधित योजना है और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है। ये कुछ दीदी बगिया योजना है। इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जिनके संबंधित आपको काफी बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है, ठीक है ना। और कई सारे लोग देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि आप कई सारे लोगों ने इस गाँव में अप्लाई किया हो बट एक बार में सबको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको इस चीज़ का बेनिफिट इस बार नहीं मिला मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक कुछ लोगों को एक बार में उसका सुविधा दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब आगे हम कोर्ट की बात है। कोर्ट में भी मैं यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं, सभी बच्चे और बाकी के जितने भी लोग उनको ये बताना चाहूँगी कि एक अलग से DLSA का सेक्शन बना हुआ है, पूरा उनका चेम्बर, पूरा ऑफिस बना हुआ है, जिसमें उनका काम ही यही है कि आप सभी के लिए फ्री सुविधाएं देना। जैसे कि कोई भी महिलाएं हैं जो अपना केस लड़ने में सक्षम नहीं है या जो पैसे नहीं दे सकती है, वकील के पैसे नहीं दे सकती है। कई बार हमें कोर्ट जाने से डर लगता है, क्यों? क्योंकि हम कोर्ट की, वकील की और इन सब के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते और साथ साथ हम इनके पैसे देने के सक्षम नहीं है। तो ऐसे में हम आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी तरीके का मुकदमा है, आपको छोटे से छोटा अपराध हुआ है या बड़े से बड़ा जो है कोई अपराध हुआ है, उन सभी में आप DLSA जा सकते हैं, एक आवेदन दे सकते हैं कि हम पैसे देने में सक्षम नहीं हैं और इसीलिए हमको फ्री में वकील कराया जाए। आप सभी के पास इस चीज़ का राइट है, पहली बात आप इस चीज़ से ले लीजिए, समझ लीजिए। बाकी जैसे कि सर ने बताया, काफ़ी विस्तार में उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको अपना समय बर्बाद नहीं करना। हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, बस आपको यही कहेंगे कि अगर आपका कोई छोटा छोटा विवाद है, मान के चलिए आपने कर दिया, अब आपको आज सुनने के बाद लगा ये तो सब सही है, हम भी ऐसा विवाद किए, उसके लिए भी हर महीने कोर्ट में लोक अदालत होता है। आप लोग आइए और छोटे छोटा मुकदमा को अपना वहाँ खत्म कर सकते हैं। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ उपस्थित सिर्फ इतने ही लोगों का नहीं बल्कि आप सबका भी एक ड्यूटी है कि जो लोग आज यहाँ नहीं आ पाए किसी कारणवश, उन सभी को भी आप इस शिविर के बारे में बताइए, जितने भी बेनिफिट्स है इनके बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। गोंडा शहर के शारदा मैरिज लॉन में चल रहे पंचवटी श्री सीताराम आश्रम शाखा गोंडा के तत्वाधान में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 6वें दिन शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य यजमान आरती संतोष सोनी, आयोजन समिति के मंडलीय प्रभारी संदीप मेहरोत्रा, राजेश कुमार जायसवाल, अमित सोनी, रवि सोनी आदि लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस ने आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, डॉक्टर नूतन ठाकुर तथा अन्य लोगों को आज कन्नौज सीमा पर रोककर जिले में प्रवेश करने से मना कर दिया। वे कन्नौज के पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के मामलों में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध हेतु मंडी पुलिस चौकी थाना कोतवाली कन्नौज के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह हेतु जा रहे थे। अमिताभ ठाकुर ने सुब्रत पाठक पर 2 जून 2023 को मंडी पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस वालों को पीटने, चौकी इंचार्ज को जूतों से मारने की धमकी और फरवरी 2024 में हिंदू देवता को गाली देने के मामले में कार्यवाही की मांग की थी। आज अमिताभ ठाकुर के साथ कन्नौज सीमा में प्रवेश कर रहे डॉक्टर नूतन ठाकुर, शैलेंद्र अस्थाना, शहजाद अली तथा रणजीत सिंह को सीओ सदर कन्नौज कमलेश कुमार तथा भारी पुलिस बल ने रोककर 168 BNSS में नोटिस भेजते हुए कहा कि जहां धरना प्रस्तावित है वहां बाजार है, जिससे आम जनमानस की दिनचर्या और यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। असामाजिक प्रकृति के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता और अमिताभ ठाकुर और उनके साथियों के माध्यम से संज्ञेय अपराध किए जाने की सूचना है, जिससे कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खरीफ फसल की खरपतवार से निवृत्त हुए काश्तकार बारिश होने के बाद जो हो ही रही थी उसके ऊपर वाले की मेहरबानी के चलते गुरुवार से ही लगातार प्रतिदिन बरसात होने से खरीफ फसल खिला उठी। वहीं दूसरी ओर नदियों और तालाबों में नालों एवं खाल में पानी आने से नमी आई, गर्मी से राहत भी मिली है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को माह नवंबर 2023 में एक संदेही बहला फुसलाकर कहीं ले गई और एक रिपोर्ट पर थाना पत्थल गांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। महिला संबंधी गंभीर अपराध होने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार साइबर सेल के सहयोग से अपहर्ता एवं संदेही के पता तलाशने के दौरान उज्जैन में होने की सूचना मिली। वहीं तत्काल एसडीओपी ध्रुवेश कुमार जायसवाल एवं थाना प्रभारी पत्थल गांव के नेतृत्व में टीम गठित कर उज्जैन मध्य प्रदेश रवाना किया गया, जहां दबिश के दौरान आरोपी को अभिरक्षा में लेने पर वहां की स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी को घेर दिया था। बड़ी मशक्कत उपरांत स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विनोद राठौर को अभिरक्षा में लिया गया एवं उसके कब्जे से अपहर्ता को बरामद किया गया। अपहर्ता नाबालिग से पूछताछ पर आरोपी विनोद राठौर द्वारा उसे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर उनके साथ लगातार दुष्कर्म करना बताया है। क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग पुत्री घर से बिन बताए कहीं चली गई है। इस पर थाना पत्थल गांव में अपराध क्रमांक 136/2024 पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी और तफ्तीश के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विनोद राठौर जो नगपुरा जलडा जिला उज्जैन का रहने वाला है, उसके कब्जे में अपहृता है। पुलिस टीम ने अपहृता को दस्तयाब किया और पुलिस पीड़िता के कथनानुसार पुनः धारा 366, 376(3), 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(6) लगाई गई है और अभियुक्त विनोद राठौर को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के बजट को जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे को लेकर महोबा पहुंचे। मंत्री के बीजेपी कार्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला एवं बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र के इस बजट को 10 वर्षों के इतिहास में 18 गुना बड़ा बजट बताया है। इस दौरान मंत्री ने राहुल के मोर्चे के यहाँ चप्पल सुधरवाने पर बड़ा हमला बोलते हुए फोटो खिंचवाने के लिए प्रोपेगेंडा बताया है। किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या उद्देश्य इस प्रेस वार्ता? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देशवासियों के लिए बजट प्रस्तुत किया है। उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने आशा से अधिक बजट प्राविधानित किया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी ओर से, अपने महोबा वासियों की ओर से, कि उन्होंने सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया। और जो लोग इसका विरोध करते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश को कम बजट मिला है, उनकी सरकारों में 2004 से 2014 के बीच में जितना बजट यूपीए की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया था, उसका 18 गुना बजट केवल हमारे इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सर, विपक्ष लगातार इस बजट के बाद निशाना साध रहा है बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर। किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ममता बनर्जी जी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि भारत सरकार जब उनको बजट आवंटित करती है तो उसको बे ही नहीं करती है और आरोप बेवजह भारत सरकार पर लगाती है। आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो विरोध कर रहे हैं बजट का, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि रेलवे का बजट कम मिला, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बुंदेलखंड का बजट कम मिला, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूर्वांचल का बजट कम मिला, उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी विभाग का बजट कम कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बजट उत्तर प्रदेश की आशा के अनुरूप अधिक ना दिया हो। हर क्षेत्र को जितना उत्तर प्रदेश का प्रपोजल था उससे ज्यादा बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। तो कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया के बीच में आ जाते हैं और कह देते हैं कि साहब बजट जो है वो सर्वस्पर्शी नहीं है और वो किसी राज्य को खुश करने के लिए है। मैं कह रहा हूं
कि उत्तर प्रदेश को अब तक जितना भी बजट दिया गया, सबसे अधिक बजट इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों को मिला है। ये हम लोगों को खुशी की बात है। सर, आपने जल जीवन मिशन की बात करी थी। सर, यहाँ पर जो अधिकारी है वो आपको झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप कहीं स्थलीय निरीक्षण करें तो जो यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई अभी तक उसमें सर पानी नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। इस पर किस तरह की कार्रवाई की, क्योंकि अधिकारियों की जो गुमनाम रिपोर्ट आपके लिए जाती है वो सरकार के लिए विस्तारी साबित हो रही है, यानी कि सरकार को उससे नुकसान होता है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए हमारी सरकार तमाम तरह से इन विषयों पर नजर रखे हुए है। ऐसा नहीं कि केवल हम अधिकारियों पर ही निर्भर हैं, आप पर भी निर्भर हैं। आपसे भी आशा करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करो। अगर कहीं पर ऐसी चीजें हो रही, आप हमारा ध्यानाकर्षण कराओगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जल जीवन मिशन बुंदेलखंड के लिए एक बहुत अच्छी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की थी। बुंदेलखंड एक एक बूंद पानी के संकट में हुआ करता था। इसे बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। तो पहली चीज तो ये निर्णय ठीक है, निर्णय तो अच्छा हुआ, पानी देने का निर्णय तो बहुत अच्छा हुआ। अब इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी बहुत जो कमियां हो रही होंगी राज्य सरकार देखेगी। और मैं भरोसा दिलाता हूं महोबा वासियों को कि हमारे राज्य का कोई भी अधिकारी जल जीवन मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं करने पाएगा, और करेगा तो दंडित होगा। और मैं पिछले बार इसका मैंने रिव्यू किया था, जिसमें पाया गया था कि टूटी सड़कों को लगभग 80% हमने मरम्मत कर दी है, 20% बचा है, ऐसा जिलाधिकारी ने मुझे रिपोर्ट दी है। और मैं उस 80% जो हमको मरम्मत की रिपोर्ट दी है उसको मैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वेरीफाई कराऊंगा, सत्यापित कराऊंगा। अगर ये पाया गया कि झूठी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने हमको सदन में दी है तो मैं जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। वृंदावन धर्म रक्षा संघ द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में अखिल भारतीय पंच त्यागी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रामस्वरूप दास महाराज की अध्यक्षता में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में कथा व्यास महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा पवित्र व्यास पीठ पर बैठकर अभद्र, अमर्यादित एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा, वृंदावन का एक महामंडलेश्वर इंद्रदेव जिसने व्यासपीठ पर बैठकर रामलीला में प्रभु श्री राम और माता सीता के पात्र बनने वालों पर अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इंद्रदेव ने जो राम और सीता के बारे में कहा है ये बहुत ही निंदनीय है। भगवान श्री राम और माता सीता रासलीला में जो पात्र बनते हैं वो भी भगवान के स्वरूप ही तो होते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं। सभी लोग उसके भय से चुप बैठे हैं। जिस भगवान के नाम से ये लोग खाते हैं उसी भगवान पर ये लोग गलत टिप्पणी करते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा। ब्रजवासी इसको कभी सहन नहीं करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा साधु संत कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो भी हिंदू मुस्लिम हमारे सनातन धर्म के आराध्य भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में गलत टिप्पणी करे, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। क्या माफ़ी मांगने से इनका पाप नष्ट हो जाएगा? ये लोग गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और आलीशान होटल बनाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये गौ माता का धन है, ये तुम्हारा नाश कर देगा। गौ माता के नाम पर तो मत खाओ। ऐसे लोग बड़े बड़े महल बनाकर भगवान के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो मथुरा वृंदावन के ब्रजवासी आपको सुधार देंगे। ये आज की बैठक में क्या फैसला लिया गया? आज धर्म रक्षा संघ की एक बैठक इंद्रदेव
जी के द्वारा जो अनर्गल प्रलाप किया गया, व्यास मंच पर बैठकर हमारे प्रभु श्री राम और सीता जी के बारे में और अन्य पात्रों के बारे में उन्होंने जिस तरह से अश्लील और निकृष्ट भाषा का प्रयोग किया, उसके संबंध में हमारे धर्म रक्षा संघ की साधु संतों की एक बैठक थी और उस बैठक में उनके उस बयान की और स्वयं उनके क्रियाकलापों की घोर निंदा की गई। और आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 30 तारीख को यानी परसों मंगलवार के दिन एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी यहाँ अक्रूर मंदिर में, जिस धर्म सभा में हमारे वृंदावन के समस्त रासाचार और भागवताचार, धर्माचार और हमारे साधु संत, उनके साथ हमारे धर्म रक्षा संघ के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। उस धर्म सभा में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस व्यक्ति को किस तरीके का दंड दिया जाए, क्योंकि इंद्रदेव को अब माफ़ी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसको माफ़ हम नहीं करना चाहते, ना ही यहाँ का संत समाज और आशाचार इसको माफ़ करना चाहते हैं, बल्कि इसको दंडित करना चाहते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की हरकत करने से बाज आए और दोबारा इस तरीके की हरकत व्यास मंच पर बैठकर करने की हिम्मत न कर सके। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। पाकुड़ समाज सेवी अजहर इस्लाम ने भवानीपुर पंचायत और आसपास का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। समाज सेवी जिस गांव का भी दौरा करते हैं, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है और ग्रामीण अपनी समस्या से समाज सेवी को अवगत कराते हैं और समाज सेवी हर संभव मदद का भरोसा भी देते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी भी है कि ऐसा ही अस्थायी प्रत्याशी पाकुड़ विधानसभा का होना चाहिए। अजहर इस्लाम ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। यही है कि जनता को जागरूक करना, जनता को जो कुछ नेता लोग जो हम लोग का यहाँ के पुराने नेता है, जो हम लोग का जनता को जो वोट बैंक बनाया हुआ है, उसका माइंड से हम ये चीज़ रिमूव करना चाहते हैं कि हम लोग वोट बैंक नहीं है। जो हम लोग के पास 24 घंटा खड़ा होगा, हम लोग उसी के साथ हो, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। हम लोग कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, कोई पार्टी में नहीं जाएंगे। आप लगातार दौरा कर रहे हैं और जनता का रुझान देख ही रहे हैं, ये जनता का प्यार है, बस उन्हीं का प्यार के बदौलत यही हो रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। लगातार बारिश के चलते नवोदय पर भीमा बंजारा का कच्चा मकान धराशायी हुआ, जिसमें 4 से 5 छोटे छोटे बच्चे दबे एवं बच्चों की माता भी उनके साथ कच्चे मकान में दब चुकी थी। पड़ोसी की मदद से उन सभी को सुरक्षित निकाला गया एवं मामूली सी चोटें भी आई। भीमा बंजारा का कहना है कि अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों को कोई खैर खबर नहीं है। हमने हल्का पटवारी श्यामपुर को भी फ़ोन लगाया है। मैं यहाँ पर रहकर मजदूरी करता हूँ एवं 10 वर्षों से नवोदय पर स्थायी रह रहा हूँ। मैंने योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत श्यामपुर में भी कई बार अपने दस्तावेज पेश किए, लेकिन सरकार की योजना का एवं आवास योजना का मुझे अब तक कोई लाभ नहीं दिया गया है। अम्मा, आपका क्या नाम है? कितने बच्चे हैं आपके? 4 ही बच्चे घर के अंदर था जिस समय मकान गिरा। अधिकारी लोग अभी तक नहीं पहुँचे? और 2 बच्ची थी सर। अच्छा। और 2 ये बालक, एक बच्ची का, एक ये मेरा भी। भैया क्या नाम है आपका? भीम सिंह। भीम सिंह? भीमा बंजारा। अच्छा अच्छा। ये कौन है साथ? पत्नी है। और ये बच्चा आप ही का है? कहाँ रहते हो आप? श्यामपुर। नहीं, अभी ये आपका जो कच्चा मकान धराशायी हुआ, कहाँ पर बना हुआ है? जी सर, 10 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। कौन सी जगह है ये? नवोदय। नवोदय? हाँ। ये इमलेट अप्पन नवोदय? हाँ। क्या कारण रहा है ये जो कि आपका मकान धराशायी हुआ? मजदूरी करते हैं और छोटे का पेट पालता हूँ। तो कितने वर्षों से आप आने वाली ग्राम पंचायत श्यामपुर के अंदर नवोदय पर रह रहे हो? कितनी वर्ष से? यहाँ से हो गया 10 साल का। तो आपको सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिला अभी तक? सर, मैं अड़पड़ आदमी जो वो जानकारी नहीं लेता हूँ। तो आपको पंचायत ने योजना नहीं दी? पंचायत के द्वारा आपको योजना नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली सर। तो ऐसा क्या कारण रहा? सर, अब बाल बच्चा को पालता हूँ, 6, 7, 8 बच्ची है। तो आपने पंचायत के अंदर, पंचायत में आपने दस्तावेज दिए होंगे आवास के लिए? दिए। तो क्या सुनवाई हुई नहीं आपकी पंचायत में? कौन है आपकी पंचायत का सरपंच? सरपंच का नाम नवीन भाई। कहाँ के वो? ये श्यामपुर के। अच्छा। और अभी तक अधिकारी लोग आपके जो आपका मकान धराशायी हुआ, इसको देखने को कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा अभी तक? कोई नहीं पहुंचा सर।
किसी बच्चे या घर वालों को कोई जान पे खतरा मकान गिरने से हुआ क्या? चोट फेट आ गई सर, अपन वो भगवान ने करी जो छोटी मोटी चोटें आई? छोटी मोटी तो क्या ग्रामीणी को पड़ोसी की मदद या ग्रामीणी को मदद से निकाला इनको आपने बाहर? पड़ोसी ने मदद करने निकले। और कोई भारी नुकसान? भारी नुकसान तो वो अपने वो भी अब नीचे होकर पानी निकल गया, लून मट्टी खाबा का घोरना बिस्तर पेटी सब पूरा अंदर ही है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।